बहुत से लोग ये कहते हैं अंग्रेज विभाजन कर गए। कुछ लोग इसके लिए मुस्लिम लीग को दोष देते हैं। कांग्रेस के लोग भी यही बात कहते हैं, हम तो विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरी में विभाजन स्वीकार करना पड़ा। जो भी व्यक्ति खड़ा हो जाता था और वह स्वातंत्र्य के लिए कुछ करने को आगे चल पड़ता था, जनता उसके पीछे लग जाती। कांग्रेस का भी यही हुआ। कांग्रेस ने कहा आज़ादी आज़ादी, तो लोग आज़ादी उन कांग्रेस के पीछे चल पड़े। मुसलमानों के लिए एक अलग से क्षेत्र चाहिए इस देश के अंदर, हमें एक अलग क्षेत्र, मुस्लिम होमलैंड, इसकी मांग शुरू कर दी। और इसी मुस्लिम होमलैंड जो है, इसी को बाद में नाम पाकिस्तान। विभाजन के लिए मुस्लिम लीग को दोष देना ठीक नहीं। मतलब अंग्रेज विदेशी थे, विदेशियों का काम है यहाँ अधिकार करना, इसलिए वो दोषी नहीं है। ये दायित्व कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस हिंदू संस्था थी। कांग्रेस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ऐसा तो नहीं कि उस समय कांग्रेस की कुछ मजबूरियां रही हों जो जिसके कारण उन्हें ये सारा कुछ मानना पड़ा। देखो, मजबूरी तो रहती है, हर स्वार्थी व्यक्ति की मजबूरी तो होती है, मजबूरी उसका स्वार्थ होता है। तो देशभक्ति मजबूरी नहीं थी, कांग्रेस का स्वार्थ मजबूरी थी। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता सत्ता चाहते थे। कांग्रेस ने अखंड भारत के नाम पर चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम पर, यानी विभाजन के नाम पर। अब कांग्रेस जीती 7 प्रांतों में, जितने प्रांतों में जीती कांग्रेस, अखंड भारत के नाम पर जीती ना। तो भारत खंडित नहीं होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय किसका होना चाहिए था? कांग्रेस। नमस्कार, मैं नवीन कुमार। देश की आजादी में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिसके बाद इस देश को आजादी मिली है। इस आजादी के संघर्ष को जब भी हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने जीवन की आहुति दी है और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि अगर देश की आजादी के लिए बहुत सारे संघर्षकारियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, बहुत सारे देशवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी है, तो हमारा देश लड़ाई तो लड़ रहा था आजादी के लिए। तो इस आजादी की लड़ाई में विभाजन शब्द कहां से आ गया? आखिर इस विभाजन शब्द के आने के पीछे के कारण क्या है? किस कारण देश आजादी की लड़ाई लड़ता लड़ता विभाजन की तरफ चला गया? इसके असल दोषी कौन है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णानंद सागर जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विभाजन शब्द कहां से आया और इसके असल दोषी कौन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। कृष्णानंद सागर जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपकी किताब विभाजन कालीन भारत के साक्षी में आपने बहुत विस्तार सहित इस चीज का जिक्र किया है कि असल दोषी कौन है विभाजन के। तो हम जानना चाहेंगे कि सच में विभाजन के असल दोषी कौन है और ये बात कहां से शुरू होती है? देखिए, जो अंत में वार्ताएं हुई, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, तो भारत से अंग्रेज चले जाएं, इस विषय में जो वार्ताएं हुई, वो वार्ताएं किन में हुई? तो एक तो ब्रिटिश सरकार, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। तो वार्ताओं में ये तीन ही थे। इन्हीं में ही अंत में जो भी हुआ और आखिर में तय हो गया भारत का विभाजन। अब आपका जो प्रश्न है वही है कि भाई आखिर ये विभाजन क्यों हो गया और इस विभाजन का दोषी कौन? जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अंग्रेज थे और अंग्रेज विभाजन कर गए भारत का। कुछ लोग इसके लिए मुस्लिम लीग को दोष देते हैं, वो अपनी मांगों पर अड़ी रही और उसमें भी खास तौर से जिन्ना को ज़्यादा दोषी कहा जाता है।
कि वो अड़ा रहा, उटस से मस नहीं हुआ, तो इसलिए विभाजन हो गया। कांग्रेस के लोग भी यही बात कहते हैं, हम तो विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरी में विभाजन स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो जरा भी समझौता करने को तैयार नहीं हुई जी। तो ऐसे ये हर एक अपने अपने ढंग से बात कहता करता है। लेकिन अब हम अपनी ओर से सोचें, मुस्लिम लीग ने क्या कहा और क्या किया हमें उससे कोई मतलब नहीं, अंग्रेज़ों ने क्या कहा और क्या किया इससे भी कोई ज़्यादा हमें मतलब नहीं। हम अपने ढंग से सोचें और अपने देश के लिए सोचें। यह देश किन का था? देश की स्वतंत्रता, कोई भी देश हो जी, उसके लिए स्वातंत्र्य संघर्ष कौन चलाएंगे? तो उसी देश के लोग। कोई दूसरे देश के लोग तो आकर स्वतंत्रता जी। संघर्ष वहां करेंगे नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता का मतलब क्या था कि भारत गुलाम है। अब भारत गुलाम है, भारत पर विदेशियों ने अधिकार किया हुआ है, उनके अधिकार को यहां से हटाकर हम स्वतंत्र हों, तो स्वतंत्रता का अर्थ ये था जी। अब अधिकार किन्होंने किया हुआ? तो अंग्रेजों ने। तो सीधी सी बात थी कि अंग्रेजी सत्ता को यहां से हटाना। अब अंग्रेजी सत्ता को यहां से हटाना ये किसका कर्तव्य था? तो इस देश के लोगों का। बिल्कुल। अब इस देश के लोगों का जब हम ये कहते हैं तो कांग्रेस यह दावा कर रही थी, करती थी हमेशा, कि हम आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, जी। हम यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालना चाहते हैं और अंग्रेज़ों को निकालने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये कांग्रेस कहती थी। लोगों के मन के अंदर, यानी आम जनता के मन के अंदर आज़ादी की बड़ी भारी ललक थी, लेकिन आम जनता स्वयं कुछ नहीं कर पाती। जी। उसको उचित नेतृत्व चाहिए। तो जब जनता को नेतृत्व मिल जाता है उचित, तो फिर जनता चल पड़ती है उसके पीछे। तो जो भी व्यक्ति खड़ा हो जाता था और वह स्वातंत्र्य के लिए कुछ करने को आगे चल पड़ता था, जनता उसके पीछे लग जाती थी। जी। कांग्रेस का भी यही हुआ। कांग्रेस ने कहा आज़ादी आज़ादी, तो लोग आज़ादी उन कांग्रेस के पीछे चल पड़े। अब एक यहां मुस्लिम लीग थी। अब मुस्लिम लीग जो थी, कांग्रेस का एक बड़ा भारी वैचारिक दोष रहा। वैचारिक दोष वो क्या था कि भारत एक राष्ट्र है, ये तो वो कहती थी, लेकिन कैसा राष्ट्र, प्रश्न यहां आ जाता था। तो जिसे कहते हैं ना कि जो भी यहां रहता है वो भारतीय हो गया। जी। तो भारत में जो भी रहते हैं वो भारत के लोग, ये कांग्रेस परिभाषा करती थी। आज भी कांग्रेस यही परिभाषा करती है। जी। तो जो भी भारत में रहते हैं वो भारत के लोग। तो भारत में तो अंग्रेज भी रहते थे, तो वही भारतीय हो गए। लेकिन अंग्रेज विदेशी हैं, ये कांग्रेस कहती थी। मुसलमान यहां रहते हैं
तो मुसलमान यहाँ के हैं और अंग्रेज विदेशी हैं। भाई ये कैसे? या तो अंग्रेजों को भी मानो भारतीय, नहीं तो नहीं, वो अंग्रेज तो इंग्लैंड से आए, ठीक है, वो इंग्लैंड से आए इसलिए विदेशी। मुसलमान कहाँ से आए? तो मुसलमान भी तो कुछ अरब से आए, कुछ ईरान से आए, कुछ तुर्किस्तान से आए, कुछ और कहीं से आए होंगे, तो वो भी तो विदेशी हैं। फिर इसमें एक चीज और आ जाती है कि सारे तो विदेशी विदेश से नहीं आए, तो हिंदुओं में से बहुत सारे लोग मुसलमान बने, ये बात भी ठीक है। तो हिंदुओं में से बहुत सारे लोग मुसलमान बने, लेकिन वो दो तरीके से बने। मुख्य रूप से जोर जबरदस्ती से। जी। तो जो इस्लाम तो अरब से आया था, तो वो इस्लाम आया ही इसलिए यहाँ पर कि हमने भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करना है, जी, इसलिए आया। और भारत के लोगों को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है, यानी उनको भी मुसलमान बनाना है। जी, जी, ये सीधी सी बात थी। जो मुस्लिम लीग थी वो इसी विचार को मानकर चल रही थी कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी अधिक से अधिक शक्ति बने और हिंदू जो हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बनाया जाए। जब तक यहाँ के सारे हिंदू मुसलमान नहीं बनते तब तक हम किसी ना किसी तरीके से एक प्रभुत्व की स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें। जी, यानी उनका प्रभुत्व नहीं था, जी, लेकिन हम कोशिश करें कि हमें प्रभुत्व ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाए। जब ज़्यादा प्रभुत्व हो जाएगा तो फिर इन सबको हम अपने आप मुसलमान बना ही लेंगे। तो ये उसकी, और ये पिछले 1000-1500 सालों से प्रक्रिया चली रही थी। उसी प्रक्रिया को ये मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम जो भी संस्थाएं थी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी। तो मुस्लिम लीग का या अन्य मुस्लिम संस्थाओं का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था ही नहीं। हम अंग्रेजों को यहाँ से हटाकर स्वतंत्र हो जाए, ऐसा नहीं था। जी। वो भी चाहते थे कि अंग्रेजी सत्ता यहाँ से चली जाए, लेकिन अंग्रेजी सत्ता यहाँ से जाए और हमारा उनकी जगह हमारा प्रभुत्व स्थापित हो जाए, यानी मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित हो, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन अधिक जनसंख्या ना होने के कारण वो इस सारी खुलकर बात नहीं कह पाते थे, संभव नहीं था जो भी था। कांग्रेस की स्थिति ये थी, कांग्रेस हिंदू संस्था थी और उसमें मुसलमान बहुत थोड़े से इन्हें गिने आटे में नमक के बराबर थे। लेकिन कांग्रेस ये मानती थी कि जो भी यहाँ रहता है वो भारतीय है, इसलिए मुसलमान भी भारतीय है। तो सब मिलकर हम कोशिश करेंगे स्वतंत्रता के लिए। अब मिलकर कोशिश करने का मतलब मुसलमान भी कोशिश करें। तो कांग्रेस का ये प्रयत्न रहा कि मुसलमान भी स्वातंत्र्य आंदोलन में शामिल हों। तो अब यहां कांग्रेस की ये भ्रांत धारणा थी, ना समझी थी, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, कि भारत की स्वाधीनता संघर्ष में मुसलमान शामिल हों, ये सोचना उचित नहीं था। यानी शामिल होते अच्छी बात थी, जी जी, लेकिन सारा जो इतिहास पिछला 1000-1500 वर्ष का बता रहा था वो इस सोच को ठीक नहीं सिद्ध करता था।
लेकिन तो भी हम मान लेते हैं कि भाई मुसलमान जो है ठीक है, यहाँ के वो स्वाधीनता आंदोलन में सहायक बने, अच्छी बात है ये। जी। अब कांग्रेस इस कोशिश में लगी रही। कांग्रेस की इस कोशिश के कारण मुसलमान जो थे, खासतौर से मुस्लिम लीग, उसको लगा कि अब ये तो हमारी चिरौरी कर रहे हैं। अब चिरौरी कर रहे हैं तो उन्होंने अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, आप ये मानो, पहले आप ये मानो। तो प्रथम कोशिश के रूप में मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हमारी जो जनसंख्या है, यानी मुसलमानों की जनसंख्या जो भारत में है, उस जनसंख्या के अनुपात से अधिक मुसलमानों को असेंबलीज में और केंद्रीय असेंबली में सीटें दी जाएं। अच्छा। अब मुसलमानों की जनसंख्या तो यहाँ किसी प्रांत में 10% थी, किसी में 15%, किसी में 20 होगी, किसी में 30 होगी। तो जहां जितनी उनकी जनसंख्या थी उस अनुपात से ज्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या शायद 30% थी, ऐसा कुछ था। तो असेंबली में उनकी सीटें 40%। अब मान लो मध्य प्रदेश में उनकी जनसंख्या जो है वो मान लो 15% है, तो वहां पर उनकी सीटें 25% होनी चाहिए। तो 25% उनकी सीटें होंगी तो बाकी 75% बिल्कुल होंगी। तब हिंदुओं की जनसंख्या अगर 80% है और हिंदुओं की सीट 60%, तो ये नहीं। बिल्कुल। तो यानी कांग्रेस ने इसको भी स्वीकार किया कि हाँ ठीक है। फिर ये जो था 1932 में कम्युनल अवार्ड जो बना, उसमें तो ब्रिटिश सरकार ने भी ये मांग मान ली और कम्युनल अवार्ड में ये तय हो गया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की संख्या हर प्रांत में उनके जनसंख्या के अनुपात से अधिक होगी, और वो अधिक कितनी है बाकायदा तय हो गया। ठीक है। इस प्रांत में इतने प्रतिशत, इस प्रांत में इतने प्रतिशत, इस प्रांत में इतने प्रतिशत, ये तय हो गया बाकायदा। हिंदू सीटें इस प्रांत में इतने प्रतिशत, इस प्रांत में, ये था। फिर जो उन दिनों चुनाव होते थे, चुनावों में वो मुस्लिम सीटें का मतलब मुस्लिम सीट पर केवल मुसलमान ही खड़ा हो सकता था। बिल्कुल। वहां हिंदू नहीं खड़ा हो सकता था। तो अगर 30% मुस्लिम सीट्स हैं तो सारे प्रांत में बताते कि ये सीटें मुस्लिम सीट्स हैं, वो रिजर्व हो गई उनके लिए, वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। फिर उन्होंने ये जब हो गया, उसमें जब स्वीकार हो गया कम्युनल अवार्ड में, उसके बाद और आगे बढ़ गए और फिर उन्होंने बाकायदा फिर मुस्लिम होमलैंड की बात शुरू कर दी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से क्षेत्र चाहिए इस देश के अंदर, हमें एक अलग क्षेत्र, मुस्लिम होमलैंड, इसकी मांग शुरू कर दी। और इसी मुस्लिम होमलैंड जो है, इसी को बाद में नाम पाकिस्तान दिया गया। तो इस प्रकार से वो मुस्लिम लीग की मांग बढ़ती गई। तो अब बढ़ती क्यों गई? क्योंकि उनका लक्ष्य तो शुरू से ही था। जी जी। तो संपूर्ण भारत को इस्लामी झंडे के नीचे लाना, ये उनका लक्ष्य था शुरू से ही। तो इसलिए वो हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और तुम अगर आसानी से नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती शुरू कर दी और बात विभाजन तक चली। तो अब अंग्रेजों की बात भी थी। अंग्रेज जो है वो भारत पर शासन कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी कर रहा था कि मैं भारत को स्वतंत्र कर दूंगा। जी जी। अब भारत पर शासन करना है हमने। तो
अगर वो इतने ही अच्छे थे, उदार थे, तो भारत पर शासन करते ही क्यों? वो तो व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बने रहते, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने यहां तो शासन स्थापित कर लिया, तो वो यहां का शासन क्यों छोड़ेंगे? तो जिस अर्थ में अंग्रेज विदेशी थे, उसी अर्थ में मुसलमान भी विदेशी थे जी। तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए था ये दोनों विदेशी हैं, तो भारत को स्वतंत्र कराने का कर्तव्य हमारा है जी। यानी कांग्रेस का कर्तव्य था भारत स्वतंत्र हो। तो इसमें मुसलमानों का साथ मिलता है नहीं मिलता इसकी चिंता नहीं, तो मुसलमान साथ देंगे तब भारत स्वतंत्र हो पाएगा, ये कांग्रेस की सोच थी। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों का सहयोग होना आवश्यक है, ये कांग्रेस की सोच थी। और इसलिए बार बार वो उनके चरण चुंबन में लगी रहती थी। अब आप चरण चुंबन शब्द ना कहो, मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द कह दो, लेकिन वो बात बात में लगी रहती थी। और अंग्रेज इसी में ही खुश थे कि दोनों ठीका करते रहें, तो जब तक इनमें वो चलता रहेगा तब तक हमारा शासन कायम बना रहेगा। तो भारत को स्वतंत्र करना का मतलब विदेशियों से मुक्त करना। जिस अर्थ में अंग्रेज विदेशी थे उस अर्थ में मुसलमान भी विदेशी थे, और हिंदुओं से मुसलमान जो बने, तो कांग्रेस का कर्तव्य था कि जिन कारणों से वो हिंदू जो थे मुसलमान बन गए, हम उन कारणों को दूर करें जी, और उन मुसलमान बने हुए हिंदुओं को वापस हिंदू समाज में लाएं। ये कांग्रेस का कर्तव्य था। लेकिन कांग्रेस की सोच ही नहीं थी ये। स्वामी श्रद्धानंद वो भी कांग्रेसी थे, और कांग्रेस के बड़े नेताओं में थे। 1921 के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था, खूब बढ़ चढ़ भाग लिया उन्होंने, मुसलमानों का भी खूब उन्होंने सहयोग किया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने मुसलमानों का बहुत सहयोग किया। जो खिलाफत आंदोलन चला उस खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने काफी उनकी सहायता की, यानी उसका समर्थन किया जी। और उस आंदोलन में ये मुसलमान जो थे, मुस्लिम नेता, इनको लगा वाह स्वामी श्रद्धानंद भगवा वस्त्रधारी हमारी स्पोर्ट में आ गए, और वो देखो कर रहा है। तो उनको बाकायदा ये दिल्ली की जामा मस्जिद में आमंत्रित किया गया वहां भाषण करने के लिए। अच्छा जी। स्वामी श्रद्धानंद वहां जामा मस्जिद में उनका भाषण हुआ है भगवे वस्त्रों में। यानी स्वामी श्रद्धानंद ने भी उसमें काफी योगदान किया। लेकिन 1921 में जो मोपला कांड हुआ तो स्वामी श्रद्धानंद जी की आंखें खुल गई। करे ये लोग जो हैं ये कोई भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं कुछ कर रहे, ये मुसलमान भारत बल्कि ये मुसलमान जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए। तो स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस नेता इस बात को समझ गए और उन्होंने तय कर लिया कि अब मेरा जो कार्य है वो है जो हिंदू मुसलमान बन गए हुए हैं उनको मैं वापिस अपने धर्म में लाऊंगा। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये काम, शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुरू कर दिया। तो देखिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, काम कोई कोई उसमें गलत भी हो सकता है, जी जी, आप गलती कर सकते हैं, लेकिन आंखें खोल कर कीजिए, आंखें बंद करके नहीं। बाकी सब कांग्रेस नेताओं ने मुसलमानों का साथ दिया, खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, आंखें बंद करके। स्वामी श्रद्धानंद जी ने आंखें खोल कर किया।
और उसके बाद वो धीरे धीरे कांग्रेस से निष्क्रिय हो गए और उन्होंने शुद्धि आंदोलन को ही अपना लक्ष्य बना लिया और बहुत सारे लोगों को वो वापस लाए, स्वामी श्रद्धानंद जी। तो ये काम श्रद्धानंद जी ने किया। श्रद्धानंद जी की हत्या इसीलिए हुई, और एक मुसलमान ने की, ये चढ़ गए मुसलमान, भाई श्रद्धानंद मुसलमानों को हिंदू बना रहे, वापस कर रहा है। तो घर वापसी, आज हम उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, घर वापसी। जी जी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शब्द दिया था शुद्धि। जी। तो जो हिंदू अशुद्ध मुसलमान हो गए, मतलब अशुद्ध हो गए, जी जी, हम उनको फिर से शुद्ध कर लेंगे। तो शुद्धि आंदोलन नाम दी। तो आर्य समाज ने इस आंदोलन, इसको काम को स्वामी श्रद्धानंद जी के बाद भी आगे बढ़ाते रहे और करते रहे, आज भी करते हैं वो। तो लेकिन कांग्रेस ने इस शुद्धि आंदोलन का विरोध किया कि आपको ये घर वापसी नहीं करवानी चाहिए। हाँ, ये क्या ये आप तो मुसलमानों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो जब वो कन्वर्ट कर रहे थे उस समय कोई विरोध नहीं? वो तो कन्वर्ट 1000 साल से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो उनके मजहब का हिस्सा है। कन्वर्ट करना उनके मजहब का हिस्सा है। ये गांधी जी का कहना था। भाई देखो, ये स्वामी श्रद्धानंद जी की जिसने हत्या की, तो उसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा, या ये जो मोपला कांड हुआ, तो व्यापक रूप से हिंदुओं का संहार हुआ केरल में, मोपलाओं ने किया, उसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा? तो मोपलाओं को गांधी जी का वीर मोपले। अच्छा, वीर है। और उन्होंने, मोपलाओं ने वो किया जो उनके मजहब के अनुसार ठीक है। ये गांधी जी के शब्द है। तो श्रद्धानंद जी और गांधी जी दोनों में अंतर जहां आ गया। ओहो। वो कह रहे कि मोपलाओं ने वो किया जो उनके मजहब के अनुसार ठीक है, उनको ठीक लगता है, ठीक किया। जी जी। श्रद्धानंद जी ने कहा कि ये हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण है और मुसलमान होने के कारण ये कांड सारे हुए हैं, इसलिए जो हिंदू मुसलमान हो गए, चाहे 50 साल पहले हुए, चाहे 500 साल पहले हुए, चाहे 1000 साल पहले हुए, इन सबको हम शुद्ध करेंगे। इनकी सोच अशुद्ध है जी। उनका जीवन अशुद्ध है, इन अशुद्ध लोगों को हम शुद्ध करेंगे, और इसलिए उन्होंने उसका शुद्धि आंदोलन नाम दिया। तो शुद्धि आंदोलन के विरुद्ध थे गांधी जी और सारी कांग्रेस। तो यह तो इनका मतलब मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत को इस्लाम बनाना, इस्लामी राज्य बनाना। तो स्टेप बाय स्टेप वो चले। जी जी। तो उसमें पहले एक स्टेप था जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें, उससे अगला स्टेप हुआ मुस्लिम होमलैंड। जी। अब मुस्लिम होमलैंड अगर सीधी उंगली से नहीं होता तो हम टेढ़ी उंगली से प्राप्त करेंगे। वो 1946 में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन साफ साफ ही कह दिया, और वो सारा जो हुआ, तो उसके बाद यानी पाकिस्तान की बात आ गई। तो इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य ही भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना था, तो इसलिए मुस्लिम लीग को दोष देना ये उचित नहीं। विभाजन के लिए जी मुस्लिम लीग को दोष देना ठीक नहीं, उसको दोष मत दीजिए। उसका कारण नहीं, यही ना, उनका तो लक्ष्य है ही शुरू से।
हाँ, वो अपना काम सही से कर रहे थे, हम नहीं कर पाए। हम उनको ठीक समझ नहीं पाए जी। मतलब अंग्रेज विदेशी थे, विदेशियों का काम है यहाँ अधिकार करना, जी। इसलिए वो दोषी नहीं है। मुसलमान भी विदेशी थे, 1200 साल पहले उनके आक्रमण शुरू हुए और चलते रहे आक्रमण, और जब वो आक्रमण की स्थिति में नहीं रहे तब भी वो हिंदू समाज पर तो आक्रमण करती रही, जगह जगह पर हिंदुओं को मुसलमान, तो ये आक्रमण योजना तो उनकी चली रही थी। तो इसलिए उनका दायित्व तो भारत को संघ कराना है, ये है ही नहीं। ये दायित्व तो कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस हिंदू संस्था थी। जी, हिंदू पे विश्वास करते थे, भारतीय संस्था। जी जी। कांग्रेस भारतीय संस्था थी, भारत के लोगों की संस्था थी, भारत के पुत्रों की संस्था थी। ये कांग्रेस, तो कांग्रेस ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। स्वतंत्रता संघर्ष या स्वतंत्रता आंदोलन या आजादी जो भी है, वो कांग्रेस में तो भारत के लिए, पूरे भारत के लिए कर रही थी ना, खंडित भारत के लिए थोड़ी कर रही थी। बिल्कुल। तो अब उनके सामने भी उन्होंने भी जो भी प्रस्ताव पारित किए, जब भी किए, भाषण वगैरह दिए, जो कुछ भी किए, तो पूरे भारत के लिए दिए। और जब मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग, यानी पाकिस्तान की मांग कर रही, तो कांग्रेस ने बार बार कहा हम ये विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। 1946 के जो चुनाव हुए असेंबलीज के और सेंट्रल असेंबली के, तो उस चुनाव में मुस्लिम लीग ने ये चुनाव लड़ा ही इस बात पर, पाकिस्तान के नाम पर। अच्छा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ा, और कांग्रेस ने है कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। अगर भारत को अखंड रखना चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दो। तो कांग्रेस ने अखंड भारत के नाम पर चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम पर, यानी विभाजन के नाम पर लड़ा था। अब कांग्रेस जीती, 7 प्रांतों में, जितने प्रांतों में जीती कांग्रेस, अखंड भारत के नाम पर जीती ना। तो भारत खंडित नहीं होना चाहिए, यह दृढ़ निश्चय किसका होना चाहिए था? कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस इस पर डटी नहीं रही। जो वार्तालाप हुए, अब वार्तालापों में तो जो भी होता रहा, ये तो वो जाने जो लोग वार्तालाप कर रहे थे जी। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने ये कह दिया कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, और उन्होंने शुरू भी कर दिया करना, तो कांग्रेस का कर्तव्य उस समय क्या था? कांग्रेस का कर्तव्य था कि जो तरीका मुस्लिम लीग अपना रही है, हम भी वो तरीका अपनाएं। बिल्कुल। हम हिंदू समाज को सुदृढ़ बनाएं, हम हिंदू समाज को इन मुस्लिम लीग का मुकाबला करने के लिए खड़ा करें। मुस्लिम लीग शस्त्र खरीद रही थी, जो युद्ध समाप्त हो गया था, तो अमेरिकन सेनाएं जो यहां से गई जी, वो हथियार सब यहीं छोड़ दिया। मुस्लिम लीग ने औने पौने दाम में वो खरीद लिए। मुस्लिम लीग ने शस्त्र खरीदे, मुस्लिम लीग ने बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चलाने शुरू किए, मुसलमानों को ट्रेनिंग शस्त्र देने के लिए, सब कुछ किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नहीं ये तो नहीं, ये तो अहिंसा। कांग्रेस के सामने वो अहिंसा आ गई आड़े। तो भाई मुस्लिम लीग का अगर मुकाबला करना है, अगर मुस्लिम लीग किसी बात पर अड़ी हुई है, तो उसको रास्ते से हटाओगे, कैसे हटाओगे? अहिंसा। तो आप भी उसको तरीके अपनाओ ना। लेकिन नहीं, ये हाथ जोड़ते रहे। तो इसलिए भारत विभाजन के लिए अंग्रेजों को दोष देना ये भी गलत है, मुस्लिम लीग को दोष देना ये भी गलत है। तो भैया भारत विभाजन का दोष तो इस देश के पुत्रों का ही है।
मुस्लिम लीग के लोग तो अपने को इस देश का पुत्र मानते ही नहीं थे, तभी तो वो मुस्लिम होमलैंड मांग रहे थे अलग। अब देखिए, वो एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि एक बच्चे के लिए दो महिलाओं में झगड़ा विवाद हुआ। वो कहे ये बच्चा मेरा है, वो कहे ये बच्चा मेरा है। मामला कोर्ट में गया तो जी अब जो न्यायाधीश था उसको क्या करें जी। अब असली बच्चा किसका है ये कैसे पता लगे? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा है? कि हाँ जी मेरा। तुम कहते तुम्हारा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बच्चे को दो टुकड़े करते हैं, दोनों को आधा आधा बांट देते हैं। आधा तुम ले लो, आधा वो ले लो। तो उनमें से एक बोली, ना साहब ये मत करना, ये नहीं करना, आप इसी को दे दो, कोई बात नहीं, इसके टुकड़े मत करना। अब वो न्यायाधीश समझ गए बच्चा इसका है, इसका है क्योंकि इसे दर्द है। तो जिसको दर्द होगा वो उसका है। टुकड़े होने का दर्द किसको हुआ? किसी। तो मुस्लिम लीग को तो दर्द होने का कोई मतलब ही नहीं थी, वो तो कह रही थी टुकड़े करो। लेकिन कांग्रेस को भी दर्द नहीं हुआ। यानी जो कष्टकारक बात यह है, कांग्रेस को भी दर्द नहीं हुआ। तो या तो ये करते कि वो जो तरीके अपना रहे हैं, वो अगर हत्याकांड कर रहे हैं, वो अगर हमले कर रहे हैं, तो तुम भी अपने लोगों को शस्त्र सिद्ध करो। और ये कर सकते थे, कर सकते। इसलिए ऐसे कर सकते थे कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में शायद 2 सितंबर या 3 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, अंतरिम सरकार जी। और नेहरू उस सरकार के मुखिया थे। तो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत तो सरकार बनी। तो सरकार तो थी, अब सरकार थी, आप शस्त्र दे सकते थे जी। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन कलकत्ता में हुआ। मैं इसमें कांग्रेस को छूट देता हूं या नेहरू जी को छूट देता हूं कि उस समय अंतरिम सरकार नहीं थी, तो इसलिए वहां ये कुछ नहीं कर पाए। चलो बात समझ में आती है। लेकिन जब नोआखाली में हुआ, टिपड़ा में हुआ, तब तो अंतरिम सरकार थी, कुछ नहीं किया। लेकिन बिहार में अक्टूबर के अंत में जब वहां मुसलमानों ने गड़बड़ शुरू की, वहाँ शुरू की और उसका उलट हो गया। यानी हिंदू पहले से तैयार बैठे थे, क्योंकि कलकत्ता में ज़्यादातर बिहारी हिंदू ही मारे गए थे। तो यहाँ तो गांव-गांव में सबको पता था जी कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं यहाँ भी। तो जैसे मुसलमानों ने वहाँ शुरू किया तो उल्टे हिंदू उनके ऊपर हावी हो गए। तो यानी वहाँ मुसलमान मारे जाने लगे। तो यही केंद्र सरकार, नेहरू सरकार, उन्होंने आदेश दिया बिहार सरकार को कि इसको हर तरह से पूरी शक्ति से कुचल दिया जाए, यानी हिंदुओं को। और उस समय हवाई जहाज से गोलियां बरसाई गई हैं हिंदू गांवों पर। अक्टूबर अंत और नवंबर शुरू 1946 की बात कर रहा हूं मैं, नेहरू जी के आदेश से। तो वहां हो सकता था, बिल्कुल। नोआखाली भी क्यों नहीं हुआ? तो अब ये एक सोचने की बात। बिल्कुल।
सीधी बात है, कांग्रेस के सामने लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं था, सत्ता प्राप्ति था। पहले भी था, आज भी वही है ना। तो आज तो है ही वो रहा, एक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति है लक्ष्य, राजनीतिक दल सभी का यही होता है लक्ष्य जी। तो मैं उस आज की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति था, लेकिन ये उसको कहते थे आजादी, नाम आजादी देते थे, ये था। और दूसरी बात जो मैंने बताया ना, असली वो है वैचारिक दोष। जी। जब आप ये मानकर चलते हैं कि यहाँ भारत में सब रहने वाले भारतीय हैं, आपने मुसलमानों को भी भारतीय मान लिया, तो ये भारतीय की परिभाषा नहीं है भाई। जी जी। भारतीय का मतलब यह है जो अपने को भारत का पुत्र माने, भारत को अपनी मातृभूमि माने, भारत को अपनी पवित्र भूमि माने, भारत को अपनी पितृभूमि माने। ये हमारे पूर्वजों का देश है भाई। तो लेकिन मुसलमानों तो कहते हैं कि ये हमारी मातृभूमि नहीं है, तब भी कहते थे, आज भी यही कहते हैं। हम भारत वंदे मातरम नहीं कहेंगे, बिल्कुल, संसद में खड़े होके कह देते हैं, कहते हैं ना, वो तब भी यही था। तो जब वो भारत माता को मानते ही नहीं, उल्टा उसका खंडन करने को तत्पर हैं, विभाजन करने को तत्पर हैं, और आप कहो जी वो तो भारतीय हैं, तो सोच ही गलत थी कांग्रेस की। कांग्रेस की इस गलत सोच ने भारत का विभाजन कराया, तो इसलिए दोषी कांग्रेस है। जो ये 3 जून को, यानी 2 जून को तय हो गया कि भारत का विभाजन कर दिया जाएगा 15 अगस्त को। जी, 2 जून 1947। हाँ, 1947। जी। और 3 जून को घोषणा हो गई, तो इसलिए उसे 3 जून प्लान कहते हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा 15 अगस्त को, और अंग्रेजी सत्ता यहाँ से समाप्त हो जाएगी, ये निर्णय कर दिया गया। अब इसकी पुष्टि होनी थी कांग्रेस महासमिति के द्वारा। अच्छा। जो कांग्रेस कार्य समिति थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो जो भी 14-15 लोग थे, तो 2 जून को ही, यानी रात्रि को ही उनको बुलाकर 1-2-4 वो मिल मिलाकर उनसे तो पुष्टि करा दी गई। जी। यानी नेहरू जी ने हस्ताक्षर कर दिए पहले, और उसके बाद उनसे हो गया फटाफट में, क्योंकि 3 जून की घोषणा से पहले वो पुष्टि होना आवश्यक था कार्य समिति का, तो वो फटाफट वो चलो मिल मिला के करा लिया। तो इसलिए 3 जून को दिल्ली से भी घोषणा हो गई, लंदन से भी घोषणा हो गई। तो 3 जून प्लान, योजना उसे कहते हैं। कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई दिल्ली में। जी। तो उस कांग्रेस महासमिति के द्वारा उसकी पुष्टि होनी थी। उसमें कई भाषण हुए लोगों के, तो अब कोई भी विभाजन नहीं चाहता था। जी। लेकिन नेहरू जी तो सिग्नेचर कर आए थे। तो आमतौर पर भाषण जो हुए वो विभाजन के विरोध में हुए ज्यादातर। जी। अब नेहरू जी के हाथ पांव फूलने लगे कि ये क्या हो गया। नेहरू जी दौड़े दौड़े गए गांधी जी के पास। गांधी जी कांग्रेस महासमिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए वो उस मीटिंग में नहीं थे।
वो अपने बिरला हाउस में ही थे। ये गए कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, और आप आई, गांधी जी आए। गांधी जी कांग्रेस महासमिति के सदस्य नहीं थे, फिर भी आए। फिर भी नेहरू के कहने पर, बुलावे पर उनका भाषण हुआ वहां पर। ठीक है। उससे पहले मतलब इनका भाषण हुआ था, यानी कई लोगों ने भाषण किए, लेकिन ये जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका भाषण बड़ा जोरदार हुआ था। अच्छा। और इस पुस्तक में उसका कुछ अंश है। उन्होंने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था, भले ही हमें कुछ और समय तक ब्रिटिश राज के अधीन कष्ट उठाने पड़े, पर हमें अखंड भारत के चिर पोषित लक्ष्य की बलि नहीं देनी चाहिए। आइए हम युद्ध के लिए कटिबद्ध हों, यदि आवश्यकता पड़े तो हम अंग्रेजों और लीग दोनों से लोहा लें और देश को खंडित होने से बचाएं। ये पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो कांग्रेसी थी, वो कांग्रेस थी। तो अब और भी अनेकों कांग्रेस जो थे वो भी फिर उसी टोन में चल पड़े। इससे घबरा गए नेहरू जी, गांधी जी को लाए। तो गांधी जी ने आकर जो है पासा पलट दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं भी विभाजन नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करें, आपके ही नेता जो हैं स्वीकार कर आए हैं। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, आपके ही नेता स्वीकार कर आए हैं। अब अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो दुनिया में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये तर्क दिया गांधी जी ने, दुनिया में क्या इज्जत रह जाएगी। और मेरे में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है, अगर आप लोग इस नेतृत्व को नकारते हैं तो मेरे में भी अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं नया नेतृत्व खड़ा कर सकूं। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, यानी विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। ये गांधी जी ने वहां कहा था। अब गांधी जी की इस अपील पर सब पारित हो गया, और मतलब उसमें प्रस्ताव, उसके बाद भी प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत पड़े। तो ये सर्वसम्मति से नहीं हुआ। 157 मत जो थे प्रस्ताव के पक्ष में और 29 मत विपक्ष में पड़े, यानी 157 मतों से भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में स्वीकृत हो गया, पारित हो गया। तो प्रस्ताव किसने पारित किया? कांग्रेस ने। बिल्कुल। तो पूरी की पूरी कांग्रेस दोषी है, अकेले नेहरू नहीं, अकेले गांधी नहीं, बिल्कुल पूरी की पूरी कांग्रेस दोषी है। इस पर बाद में यानी एक लोहिया ऐसे हुए जिनको अपने ऊपर ग्लानि हुई। वो भी उसमें शामिल थे? हाँ थे जी। उन्होंने भी पाकिस्तान के पक्ष में ही मत दिया था, उस प्रस्ताव के पक्ष में ही दिया मत, लेकिन लोहिया को इससे ग्लानि हुई बाद में, और उन्होंने लिखा है अपनी बात में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अच्छा। इसी विषय पर ही है पुस्तक, विभाजन। हाँ नहीं, भारत विभाजन के दोषी कौन। वाह, अच्छा जी। हाँ, तो उसमें गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन,
ये पुस्तक है लोहिया की, और उसमें वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा, आज मुझे इस बात का गहरा क्लेश हो रहा है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ना तो किसी व्यक्ति ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और ना ही कोई कारागार में गया। मुझे इस बात पर गहरा खेद है कि भारत विभाजन पर कारागार जाने के लिए मैंने रंच मात्र भी चेष्टा नहीं की। वो अपने बारे में कह, हिंदू मुस्लिम बलवे की भयावह किंतु झूठी आशंका ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं अपने जीवन की और देश के इतिहास की निर्णायक घड़ी में अपनी आस्था का साक्षी भी नहीं बन सका। दूसरों का भी यही हाल हुआ। नेताओं की तो और भी अधोगति हुई, वे लालच के फंदे में फंस गए थे। ये लोहिया कह रहे हैं। अब गांधी जी ने तो कहा था ना कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये गांधी जी ने कहा था पहले, तो लोहिया इसी बात को कह रहे हैं कि आज मुझे इस बात का गहरा क्लेश हो रहा है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ना तो किसी व्यक्ति ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उन्होंने कहा मेरा प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा, मेरी लाश पर बनी। तो गांधी पर ये लोहिया कह रहे हैं, और अपने बारे में तो कह ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन और किसी कांग्रेसी नेता ने को ये आत्मग्लानि नहीं हुई लोहिया को छोड़कर। तो इसलिए भारत विभाजन की एकमात्र दोषी कांग्रेस जी, और पूरी की पूरी कांग्रेस। तो जो लोग जिन्होंने पक्ष में मत नहीं दिया था उस प्रस्ताव के, ऐसे अधिकांश लोग कांग्रेस से अलग हो गए बाद में, धीरे धीरे लोहिया भी अलग हो गए थे। तो आपकी जो स्टडी है, जो भारत का सच में इतिहास है, और जो लोग उनसे बारीकी से उस विषयों के बारे में जानते थे, जब आपका साक्षात्कार हुआ, आपने उनको पढ़ा, तो उसका निचोड़ जो निकला है कि भारत के असल दोषी ना ब्रिटिश लोग थे, ना मुस्लिम लीग थी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी, जो जिनके ऊपर हिंदुओं ने विश्वास किया था, और उनके विश्वास के साथ सत्ता की कुर्सी पाने के लिए विश्वासघात हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंग्रेज भी भारत को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे जी, मुसलमान भी भारत को गुलाम बना के रखना चाहते थे। तो उन दोनों को दोष देने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल। तो दोष तो हमारा है ना, हम इस देश के हैं, हम इस देश के पुत्र हैं, जिम्मेवारी हमारी थी। हमारी मातृभूमि स्वतंत्र होती है, ये जिम्मेवारी हमारी। हमारी मातृभूमि परतंत्र होती है, तो वो भी जिम्मेवारी हमारी है। हमारे कारण से परतंत्र हुई, और हमें ही जिम्मेवारी देनी थी अब उसको स्वतंत्र करने की। ऐसा तो नहीं कि उस समय कांग्रेस की कुछ मजबूरियां रही हों जो जिसके कारण उन्हें ये सारा कुछ मानना पड़ा? देखो, मजबूरी तो रहती ही है, हर स्वार्थी व्यक्ति की मजबूरी तो होती है, मजबूरी उसका स्वार्थ होता है। तो कांग्रेस की मजबूरी तो थी, उसका स्वार्थ। तो देशभक्ति मजबूरी नहीं थी, कांग्रेस का स्वार्थ मजबूरी थी। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता सत्ता चाहते थे। तो सत्ता बाद में मिले कि ना मिले कोई पता नहीं, स्वीकार कर लो। और अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते थे, फिर से जेल नहीं जाना चाहते थे। और ये तो बाद में नेहरू ने भी स्वीकार किया है। एक और पुस्तक है, किसी और ने उनसे नेहरू का साक्षात्कार लिया था, ये शायद 1960 के आसपास का है। तो उसमें उसने नेहरू ने कहा है, मतलब उसने यही प्रश्न किया कि भाई अगर उस समय आप लोग ना ये स्वीकार करते, ऐसी कौन सी थी बात है, ना स्वीकार करते। और तो कहते कि तो उसने, नेहरू ने स्वयं कहा है कि भाई असल में क्या है
कि हम सब बूढ़े हो चुके थे और अधिक संघर्ष करने की हिम्मत हम में नहीं रही थी। ये नेहरू ने स्वयं स्वीकार किया है। इसीलिए हमने विभाजन के लिए हमने स्वीकार कर लिया। वो एक रास्ता हमें दिखाई दिया, यानी हमें संघर्ष करने की हिम्मत नहीं रही थी, तो फिर एक रास्ता हमें दिखाई दिया, एक फार्मूला हमारे सामने आ गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये तो हमारा कंफर्ट जोन हो गया ना। तो फिर हमने देश की आजादी के लिए संघर्ष क्या किया है? कोई नहीं किया। तो लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि देश की आजादी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दे दी, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। इसको फिर क्या क्या समझे हम? अब कांग्रेस कहती है तो ये थोड़ी कि सच ही होगा। देखो, अब कांग्रेस तो कहेगी, हर चोर कहता है, हर डाकू कहता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं। कौन कहता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूं? हर भ्रष्टाचारी कहते हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो देखिए, जो भी दुष्ट लोग हैं वो सब जो भी अपनी दुष्टता करते हैं तो उसको पाप थोड़ी कहते हैं, वो पुण्य ही कहते हैं ना। लेकिन ये हमारा काम है, देश के लोगों का, देश के विचारवान लोगों का, देश के आम लोगों का, कि वो इसको देखे और तराजू पर तोले। तो आखिर देश की स्वतंत्रता के संघर्ष की तराजू पर कांग्रेस कितना ठीक उतरती है? तो कांग्रेस क्या कहती है इससे थोड़ी बात बनेगी। वो तो कहेंगे, वो तो हर बात को कहेंगे हमने ठीक किया, और वो कह ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कृष्णानंद सागर जी, जिन्होंने विभाजन के समय में असल दोषी कौन थे इस विभाजन के बड़े विस्तार के साथ, मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात बीच में रही नहीं है जिसके साथ कि हमें कोई कंफ्यूजन हो कि आखिर भारत विभाजन में कौन असल दोषी रहे हैं। तो उन्होंने विस्तार सहित ब्रिटिश लोग क्या करने आए थे, उनका क्या काम था, उसके बारे में बताया। मुस्लिम लीग का क्या लक्ष्य था, उन्होंने अपने लक्ष्य के ऊपर कैसे काम किया, उन्होंने ये बताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस का क्या काम था उस समय जो उन्होंने नहीं किया। इसीलिए भारत विभाजन के जो असल दोषी हैं उसे कांग्रेस पार्टी को ही उन्होंने बताया है कि उनके कारण ही ये विभाजन हुआ है। अगर कांग्रेस सही काम करती तो शायद भारत का विभाजन ना होता। हाँ, संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर हो सकता था, लेकिन शायद विभाजन ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।